बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत पाकिस्तान जो है अपने तय इक़दाम कर रही है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम के मसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं। और ना तो महंगाई कम हो रही है, ना बिजली गैस की कीमतें कम हो रही हैं, ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, और ना ही कोई अवाम को दूर दूर तक कहीं रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत ये कैसे चैलेंज जो है इससे निपटेगी, महंगाई का जिन जो है वो कैसे काबू किया जाएगा और किस तरह अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। ज़ाहिर बात है, एक मंशूर था मुस्लिम लीग नून का और पीपल पार्टी का और बाकी सियासी जमातों का, और अब वक्त है उस पर अमल दरामद करने का, लेकिन कहीं इस पर कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही। जो है वो अवामी मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। रमज़ान में काफ़ी महंगाई रही, इसी तरह बाकी जो है वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। इस पर आज बात करने जा रहे हैं, तफसीली बात करेंगे इस पर। साबिक़ मशीर ख़ज़ाना हमारे साथ होंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब, शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ होंगे, हमारे माशियात हैं, उनका भी शुक्रिया सर। और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर सलमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, मशीर ख़ज़ाना रहे हैं, कितना मुश्किल होता है चीज़ों को सर ऐलान करना और उस पर फिर बाद में अमल दरामद करना? जी, ये तो हमारी हिस्ट्री है कि तकरीबन हम अब 24वां IMF प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं और तकरीबन सारे ही प्रोग्राम में हमने बहुत से वादे किए, बहुत सी कमिटमेंट्स की और वो फिर हम पूरे नहीं कर पाते और ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो बग़ैर मुकम्मल हुए बग़ैर ख़त्म हो जाते हैं। ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए इक़दाम लेने जिसमें टैक्स ज़्यादा लगाया जाए, जिसमें सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएं, जिसमें एक्सचेंज रेट को फ्लोट किया जाए और फिर रुपए की कीमत जो वो गिरनी शुरू हो जाए, जो महंगाई करती है। और ये चीज़ें जो हैं ये आसानी से आप इनको कर सकते हैं, रिफ्यूट कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस तो वो आमतौर पे यही होता है कि आप वादा तो कर देते हैं लेकिन करने में कामयाब नहीं होते। प्रॉब्लम है कि अगर हम ये स्टेबलाइजेशन नहीं करेंगे जो IMF प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके साथ फिर हमारी आगे ग्रोथ की तरफ हम नहीं जा सकते, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी भी ज़रूरी हैं और IMF के जो मैक्रो अहदाफ हैं उनको पूरा करना भी ज़रूरी है। जो आपने कमिटमेंट्स की हुई हैं रिगार्डिंग सरप्लस आपने लेना है, प्राइमरी सरप्लस लेना है आपने, फिर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है और फिस्कल डेफिसिट्स इनको आपने खासा नीचे लेके आना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बतदरीज इसी तरह चलती जाएंगी क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं है। हुकूमत के अखराजात जो हैं वो उसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये बजट आएगा तो उसमें पता लगेगा कि कितना बड़ा बजट बना रहे हैं, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी टाइप यहाँ पे चीज़ नज़र नहीं आती। सही लेकिन अपना खाकान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, खाकान नजीब साहब, कि जारी बात है IMF के साथ जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था वो मुकम्मल होने जा रहा है, किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी और अब जो है वो नया एग्रीमेंट हुकूमत करने जा रही है IMF के साथ। तो जारी बात है IMF ने तो कहना है कि टैक्स रिफॉर्म्स करें, FPR में रिफॉर्म्स करें, जो आपकी बाकी फजूल खर्चियाँ हैं उस पर जो है वो कंट्रोल करें। जैसे अभी डॉक्टर सलमान ने कहा कि अखराजात जो बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कैसे सर आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर आप अभी जायज़ा लेंगे तो वो टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि कोई भी इकॉनमी जब IMF के साथ एंगेजमेंट होती है तो बिहेव करती है। इसका मतलब ये है कि आपने इकॉनमी को स्लो करके एक होल्डिंग पैटर्न में डालकर एक 9 माह का प्रोग्राम IMF के साथ तय किया। उसमें आपने प्राइसिंग तब्दीलियां करके हर चीज़ की, एनर्जी की, टैक्स के रेट को बढ़ाने की, इसको भी प्राइसिंग की तब्दीली समझें, मनी की जो एक्सेस है उसको भी महंगा करें, सो उसकी भी प्राइसिंग, सो एक प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स करके, मॉनेटरी टाइटनिंग करके इकॉनमी को स्लो कर दिया। उसका टिपिकली अगर आप एम्पेरिकल रिसर्च भी देखें तो 3 इफेक्ट्स आने चाहिए, वो तीनों दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान इकॉनमी में। जो बैरूनी खसारा है वो पिछले साल पहले 8 माह में FY23 के
$4 अरब के करीब था, अब $1 अरब पे आ गया है। इन्फ्लेशन टेपरिंग है डाउनवर्ड, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर डिमांड बिल्कुल तोड़ दी गई है। गाड़ियां आप देखें आसान फहम जबान में, इसी तरह बिजली की खपत और तेल की खपत। सो इकोनॉमी जब स्लो होती है तो आपको इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, 21% के करीब आ गई है फ्रॉम अ हाई ऑफ 38%। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी जो फूड इन्फ्लेशन है वो मंथ ऑन मंथ 2.2% बढ़ी है मार्च में भी। सो इट इज नॉट you have to be very careful in reading these numbers। और तीसरी चीज, ज़खायर बिल्डअप हुए हैं, $4 अरब पे थे फंड के प्रोग्राम से पहले, आज $8 अरब पे। पर बात यह है कि ये इनिशियल मैक्रो स्टेबिलिटी हर प्रोग्राम में जाने से आ जाती है, तकरीबन सब ममालिक में आ जाती है। मैं जब भी दूसरे ममालिक को भी देखता हूँ, उसको सीमेंट करना और एक ऐसा नया प्रोग्राम डिज़ाइन करना जो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसाइल हैं, और वो बहुत आसान है समझने। ग्रोथ फ्रेमवर्क ब्रोकन है, फिस्कल फ्रेमवर्क, मालियाती फ्रेमवर्क, फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क ब्रोकन है, एनर्जी सेक्टर ब्रोकन है। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, इन तीन को ठीक करना जो है, पहले अपना प्रोग्राम सामने रखिए, फिर IMF से ये सोबरिंग थॉट है, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, 24वीं दफा ICU के डॉक्टर के पास या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास, यानी कोई और आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। $25 अरब इस साल, 25 अगले साल, और आने वाले सालों में भी तकरीबन ये रकूम चाहिए। कोई आपको देने को तैयार नहीं है बगैर ICU के डॉक्टर के स्टैंप ऑफ अप्रूवल के, उनके पास जा रहे हैं। सो टू डू समथिंग डिफरेंट, प्लीज राइट योर ओन सम रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। और आखिरी बात जो डॉक्टर साहब ने हिंट की, मैं उसको थोड़ा सा तफसील में जाऊंगा। बगैर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल बजट सामने रखे जिसमें खर्चों को पहले ठीक किया जाए और टैक्सेशन को बाद में ठीक किया जाए, ये सेट करेगा एक नई गवर्नमेंट की जो 5 साल परफॉर्मेंस होगी। जी, प्रायोरिटीज है, ये है इस वक्त मुल्क की सूरत। चले डॉक्टर सलमान साहब, आप तो ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आपकी नज़र होती है, जिस तरह अभी IMF के पास हम जा रहे हैं और जाना भी है, और महंगाई की जो सूरत है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो इससे जो है वो मुल्क में स्टेबिलिटी किस हद तक इफ़ेक्ट होगी कि और इसका स्टेबिलिटी का कितना असर पड़ेगा महंगाई पर या जो माशी सूरत हाल है उस पर, कि ज़ाहिर बात है सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हैं, अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, सियासी अदम इस्तेहकाम अगर होगा तो फिर कैसे बढ़ा जाएगा सर आगे? ये बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक किस्म की रिक्वायरमेंट है आगे चल के अपने रिफॉर्म्स करने के लिए जी। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन रिफॉर्म्स के जो सख्त पहलू हैं वो उस पे हुकूमतें जो हैं वो काम नहीं कर सकेंगी और ये डिरेल हो जाएंगे प्रोग्राम्स। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट बेशुमार चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने इकॉनमी की करनी है क्योंकि इस वक्त हमारी इकॉनमी बड़ी इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है, एक्सपोर्ट नहीं करती, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। तो अगर इसका आउटवर्ड लुकिंग ओरिएंटेशन करनी है, यानी कि आपने कंपेटिटिवनेस अपनी इकॉनमी की बेहतर करनी है, प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन करनी है, तो उसके लिए बेशुमार आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए जी। और इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए प्राइवेट सेक्टर की, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आपको निज़ाम को तब्दील करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बेशुमार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सो टोटली ओवरहॉल करना है मशीनरी को। स्टेट मशीनरी जो है इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, जैसे खाकान ने पहले कहा कि तकरीबन सारी स्टेट मशीनरी जो है वो ऑब्सोलीट है, एक डिफरेंट वक्त के लिए थी, उसमें कोई आपने इम्प्रूवमेंट्स नहीं की। गवर्नेंस जो है वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेगेटिव है, ओवर रेगुलेटेड है, डीरेगुलेशन का कोई नाम नहीं ले रहा। फिर ये है कि प्रोटेक्शन बेशुमार हमने की हुई है, जिससे आपकी कंपेटिटिवनेस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जो है वो सही नहीं होती। फिर टेक्नोलॉजी की इंडक्शन नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स में पाकिस्तान का बहुत कम हिस्सा है, उसको बहुत बड़ा करना पड़ता है, उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है, तो वो हम इस वक्त ज़ीरो से भी नीचे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि एक तो हमें स्टेबिलिटी बहुत चाहिए, दूसरी ये है कि पाकिस्तान के जो हुकूमत है, अवाम है, लोग हैं,
इनको भी अपनी विजन इनकी होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, तो क्या ये इसकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकती है? और वो अगर बन सकती है तो कितना टाइम चाहिए उसके लिए, किस किस्म की पॉलिसीज़ चाहिए, उसके ऊपर एक किस्म का एग्रीमेंट चाहिए कि हम उस तरफ चलते रहें। ये नहीं है कि एक कदम उठाएं और दो कदम वापस आ जाएं। सो ये चीज़ें जो है पहले तो हमने पॉलिटिकली बैठ के ये डिसाइड करना है, जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। 75 साल में हम ये काम नहीं कर सके। उसके बाद फिर आपने निज़ाम में जो अब बात हो रही थी कि अब आपका बजटरी निज़ाम, आपका रेगुलेटरी इंतज़ाम, आपका बिजली का निज़ाम, आपका एग्रीकल्चर का निज़ाम, हर मार्केट जो है पाकिस्तान में, मार्केट इकॉनमी नहीं कह सकते हम पाकिस्तान को, क्योंकि इस पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो तकरीबन 70-80% इकॉनमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। और ऐसे हालात में फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो मार्जिनलाइज हो जाता है, वो बिल्कुल बाहर बैठ जाता है, और जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर गलत इन्वेस्टमेंट होती है, वो मार्केट बेस्ड कंपेटिटिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सो आई थिंक बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इनको चेंज करने के लिए बड़ी प्लानिंग चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेशनल विल चाहिए और नेशनल एक किस्म के पर्पस चाहिए। चलें डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि क्या जो हुकूमत जा रही है IMF के पास, क्या ये प्रोग्राम इतनी आसानी से उसे मिल जाएगा, इस पर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि IMF का प्रोग्राम जो है वो एक तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, वो मुकम्मल हो गया। अब नया प्रोग्राम जो है वो कैसे शुरू होगा और किस तरह शुरू हो सकता है, क्या डिमांड्स होंगी और क्या वाकई ही ये प्रोग्राम मिल सकता है। डॉक्टर खाकान साहब बताइएगा सर, आपकी बड़ी गहरी नज़र है IMF पर, क्या डिमांड्स होगी सर IMF की नए प्रोग्राम के लिए? और हुकूमत को ज़ाहिर बात है अभी से ही चीखें निकल रही हैं आवाम की, तो फिर बाद में सर क्या होगा? देखिए, पहली तो ये बात है, मैं हमेशा कौम को कहता हूँ कि हम कहते हैं 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इन 24 में से एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो कंप्लीट किया। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान के लिए IMF का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता था, हमने उसको भी कभी कंप्लीट नहीं किया। एक तो पहली ये बात है कि यू नीड टू, जो भी ममालिक इसको कंप्लीट करते हैं उसका जो मेन जोज़ है वो ये होता है कि वो खुद अपनी एक थॉट प्रोसेस लेकर जाते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द 3 और 4 years जो आप प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। जी। अब मसला यह है कि इसके लिए तो बहुत सलाहियत बिल्ड करनी पड़ेगी ना, फाइनेंस में, एनर्जी में, प्राइवेटाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट साइड पे। जब मैं कहता हूँ सलाहियत, ये तो सारा प्रोफेशनल काम है। IMF जो है मैक्रो मॉडलिंग करता है, IMF जो है फिजिकल फ्रेमवर्क्स बनाता है, IMF जो है क्वांटिटेटिव डेटा पे बेस करके ये सारी चीजें निकालता है। IMF ने तो आपको बता दिया है कि वो प्रोग्राम में से क्या चाहता है। मेरी IMF के वो हमारी तरह की यूनिवर्सिटियों से पढ़े लिखे हैं, हमारे दोस्त यार हैं। हाँ। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको, और मतलब ये बड़ा क्लियर है। पर अभी तक हमने उनको नहीं बताया कि हम क्या चाहते हैं। ये पहले मैं IMF का क्विकली बता दूं, फिर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैंने इस पे एक पर्चा लिखा है, उसका कुछ पार्ट मैंने एक अखबार में भी छापा है। देखिए, IMF ने तो आपको बड़ी क्लियरली कहा है कि आपका फिजिकल फ्रेमवर्क ब्रोकन है, उनका काम है इसको ठीक करना। वो ये कह रहे हैं कि ये सेक्टर हैं, इन पे टैक्स लगाना है, ये सेक्टर हैं जो कम दे रहे हैं, इनसे पूरा टैक्स लेना है, और कुछ स्पेस क्रिएट करनी है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि ये जो आपका एनर्जी सेक्टर है, अब चलें, मुझे खुशी है कि वो दोस्त हमारे मान गए हैं कि कीमतें बढ़ाने से आगे भी कुछ करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि आप ट्रांसमिशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे आप क्या करना चाहते हैं। जी। और हम हमेशा कहते हैं energy is a governance issue. It is not an issue of चोरी in Pakistan. It is purely a governance issue. इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में चोरी क्यों नहीं होती? बहुत मतलब 460 अरब रुपया गरीबों को ही जाता है, 10 मिलियन फैमिलीज का डेटा है, बिकॉज हम उसकी गवर्नेंस ठीक करते हैं। तीसरा, IMF ये कह रही है कि भाई साहब हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए फ्लेक्सिबल FX मार्केट में,
और जो एक्सटर्नल बैलेंस है उसको बिल्ड करने के लिए आपको और कर्जे लेने पड़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊं वो कर्जे की एक उन्होंने वो बता दिया, मैं आजकल कहता नहीं हूं, इट इज़ अ हॉरिफिक पिक्चर कि जब आज से 5-6 साल बाद हम ख़त्म करेंगे तो हमारे कर्जे कहाँ खड़े होंगे। अच्छा। आखिर में उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ के लिए कुछ कीजिए, ये एसओईज वगैरह को बेच सकते हैं तो बेचिए। वो बेचने पे इसलिए नहीं जाते, उनको मालूम है कि हमारा रिकॉर्ड वीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि आप डिस्टॉर्शनरी प्रैक्टिसेस से बाहर आइए, आप कुछ रिफॉर्म कीजिए, आप जो पोटेंशियल है इनमें से उनमें से उतना पोटेंशियल निकालने की कोशिश कीजिए। ये है वो प्रोग्राम जो उन्होंने आपके सामने रख दिया है। इसकी जुजियात में भी जा सकते हैं, वो भी उन्होंने बता दिए। सो आई एम क्वाइट क्लियर व्हाट द आईएमएफ इज लुकिंग फॉर, but the problem is that the countries have to think what they want from the program. Unfortunately Pakistan has to think for itself. यहाँ पे आती है असल मसला कि आप क्या चाहते हैं प्रोग्राम से। मैं तो सबसे पहले ये बिल्कुल मैंने एक आर्टिकल लिखा है, न्यूज़ अखबार के फ्रंट पेज पे छपा है उसका कुछ पार्ट, कि व्हाट इज पाकिस्तान रेडी टू गो टू द IMF, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा मुल्क जो है फिर IMF में जाए और फिर हम एक प्रोग्राम जो लास्ट एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी थी उसके 8-9 रिव्यूज हुए और उसके आगे हम नहीं चल सके। सो पहले तो ये सोचिए कि आपकी वो जो 10 PhD लड़के लड़कियां आएंगे MIT, जॉन्स हॉपकिंस, स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए, व्हाट इज द टीम यू वांट in front of them to sit on this side. I always say कि you need एक लड़का जो है वो उनमें से बिजली पे काम करेगा और बिजली पे ही काम करता रहेगा। अब आप अपने बिजली का एक्सपर्ट उसके सामने बिठाइए, उसे कहिए कि उसके साथ बात करे। दिस इज हमने 13-16 का वाहिद प्रोग्राम कंप्लीट किया, बिकॉज वो मैं प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए एंकर करता था उस टीम के साथ, तो हम यही करते थे। सो उस में पहली चीज मैंने ये लिखी है कि पाकिस्तान को अपनी टीम डिफाइन करनी पड़ेगी एक प्रोफेशनल सेटअप में। दूसरी चीज ये है, उसमें मैंने एक 12 प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि उनके अंदर अपने अहदाफ तय कर लीजिए। उन प्रिंसिपल्स को लेकर जब आप IMF के पास जाएंगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू से कि चलें आप अपना प्रोग्राम ले आए हैं, इस पे टारगेट्स बना लेते हैं, इस पे क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बना लेते हैं। अब जब मैं ये गुफ्तगू उनसे इस लहजे में करूंगा तो क्या IMF मुझे ये कहेगा कि नहीं मैं ब्रॉडन नहीं करना चाहता टैक्स बेस। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि 1500 रेगुलेशन है मेरे प्राइवेट सेक्टर पे, मैं डीरेगुलेट करना चाहता हूँ, मैं अगले 6-6 महीने में इस तरह इनको कम करूंगा। वो कहेगा इसको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बना लो। then the people will also have confidence that we are serious about it. I think इस तरह इसको सोचें। I want Pakistan to do well at the end of the program. और आखिरी बात, प्लीज नेपरा और ओगरा पाकिस्तान में ना कीमतें सेट करते हैं बिजली की, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको ओन करें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलमान साहब, सर अभी बात हो रही थी खाकान साहब कहने कि टीम जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जारी बात है, जो टीम मुज़ाकरात करेगी, जो टीम अपना प्रोग्राम लेके बैठेगी उनके साथ टीम अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे तो जो कभी कहते हैं कि CCI में वज़ीर ख़ज़ाना नहीं वज़ीर ख़ारजा होगा, कभी किसी कमेटी में वज़ीर ख़ाना जो है आ रहा है, कभी निकल रहा है, कभी कुछ और कभी कुछ और, तो फिर टीम तो ऐसे नहीं बनेगी सर। नहीं, आई थिंक बिल्कुल टीम बनना मुश्किल है, क्योंकि सिविल सर्विस जो है हमारी उसका एक होल्ड है इकोनॉमी पे जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और वो उस रोल में रेगुलेटरी रोल भी उनके पास है और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी वही करते हैं, और अप्रूवल सिस्टम, प्लानिंग, ये वो सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखी हुई हैं, उससे वो हिल नहीं सकते। ठीक है। सो नंबर 1 तो ये है कि आपको पूरा का पूरा जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स बहुत मेजर किस्म के चाहिए, ताकि उनको आप मोबिलाइज कर सकें नेशन बिल्डिंग के लिए। इस वक्त वो हुकूमत के लिए बने हुए हैं, आपके ऊपर हर किस्म की जो कंट्रोल है वो ब्यूरोक्रेसी करती है, तो ये इससे नेशंस बिल्ड नहीं होते। सो आपको पूरा सिविल सर्विस का रिफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, जैसे पहले भी मैंने कहा कि 5वीं अगर सबसे बड़ी आपकी आबादी है, तो इकॉनमी को 5वां सबसे बड़ा बनाने के लिए आपको आउटवर्ड ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो कुव्वत खरीद है वो इतनी नहीं है कि आपकी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दे। सो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स की ज़रूरत है। आपको अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में आपने जाना है तो फिर सर इकॉनमी कैसे बनेगी डॉक्टर साहब? देखें ना, यहाँ पे तो कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट सिर्फ टैक्स देते हैं और बाकी लोग जो है वो अरबों रुपए काम कर रहे हैं और टैक्स क्यों नहीं।
असल में हमें टैक्स की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है पूरी कई डेकेड से। जी जी। प्रॉब्लम टैक्स का नहीं है, प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है। आप टैक्स लगाते हैं और इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर देते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की करेंगे, फोकस इन्वेस्टमेंट पे लेके आएंगे और टैक्स से आप हटेंगे थोड़ा सा, हाँ। तो उसके लिए आपको नंबर वन, आपको हुकूमत का साइज बहुत छोटा करना पड़ेगा और उसको बड़ा एफिशिएंट करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा। ऐसा ही है। तीसरी तरफ आपको अपनी बिजनेसेस को compete इंटरनेशनली कराना पड़ेगा। सो ये चीज़ों की ओरिएंटेशन चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। हम टैक्स 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 के चक्कर में पड़े हुए हैं, इतना टैक्स कर लिया कि अवाम भी भूखी मर रही है और आपकी बिजनेसेस भी साइड पे होके बैठ गई हैं, और इंटरनेशनली भी लोग नहीं यहाँ आते। अब जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो सबसे पहले कहता है कि मुझे ये टैक्स नहीं देना, वो टैक्स नहीं देना, क्योंकि भरमार की हुई है टैक्सों की। सो आई थिंक ये तो स्ट्रेटजी ही बिल्कुल गलत है कि हम टैक्स 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 करते रहें और उसकी बत्ती के पीछे लगे रहें, और जो असल कुव्वत है अवाम की इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपेटिटिव होने की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है। अब आप ये सोचें कि आपका इतना बड़ा मुल्क है, आपकी क्या एक्सपोर्ट्स हम इस्लामाबाद से करेंगे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं सारे ब्यूरोक्रेसी और सारा कुछ वहाँ पे फैसला कर रहे हैं? नहीं, एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे तो वो अपने शहरों से और अपने गांव से करेंगे, आप सियालकोट से करेंगे, हैदराबाद से करेंगे, कराची से, लाहौर से। सो जो लोकल लेवल पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोर्ट के लिए है ही नहीं है। एक्सपोर्ट के लिए जो आपको मैन पावर चाहिए वो भी नहीं है। एक्सपोर्ट्स के लिए जो आपको R&D चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जिस किस्म की चीज़ें आपने स्किल्स लेवल्स चाहिए वो नहीं है। उनके ऊपर आप जब तक काम नहीं करेंगे और वो लोकल लेवल पे काम नहीं होगा तो आप इंटरनेशनली जा ही नहीं सकते। और जो खाकान ने कहा कि अगर प्रोजेक्शंस में कर्जे लेके ही हमने अपने रिजर्व्स बनाने हैं, तो इसका मतलब है कि फिर तो हम हमेशा हमेशा के लिए गुलाम ही रहेंगे, हम फ्री इकोनॉमी नहीं बना सकेंगे। सो आई थिंक बेसिकली आपको रिफॉर्म्स करनी है कि आपके जो पैदावारी सलाहियत है वो ऐसी हो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी पहुंच सकें, आपकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी पहुंच सकें, और आपकी सर्विसेज जो हैं वो भी इंटरनेशनली compete करें। और वो जब आप करेंगे तो वो फिर आपको पता लगेगा कि आपको क्या क्या करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एट द लोकल लेवल उसको कैसे ठीक करना है, लॉजिस्टिक्स को कैसे ठीक करना है, बिजली को कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो अगर आप कंपेटिटिव नहीं हैं तो आप फिर रिफॉर्म नहीं होगी तो फिर काम नहीं होगा। सर शुक्रिया। सर मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि आखिर अवाम क्या चाहती है और हुकूमत क्या चाहती है कि अवाम को रिलीफ मिले, और हुकूमत चाहती है कि पैसा आए। पैसा कैसे आएगा? मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर बहुत शुक्रिया आपका खाकान भाई, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। डॉक्टर सलमान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इनके साथ पूरा सेगमेंट है शाहिद साहब के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि आखिर IMF जो है वो डू मोर का डिमांड कर रहा है। ये डिमांड कैसे पूरी होंगी और इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आवाम भुगतेगी, हुकूमत भुगतेगी, या सियासी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी? हमारे साथ मौजूद है इस सेगमेंट में डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, माहिर माशियात हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। बताइएगा सर, एक IMF प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो गया, अब दूसरे की तरफ जाया जा रहा है। तो पहले बात हो रही थी कि एक तो ये तय करना है कि हम चाहते क्या हैं IMF के साथ, और फिर IMF जो चाह रहा है उस पर बैठ के बात करनी है। तो ये किस तरह से डायलॉग जो है वो कामयाब होंगे? बहुत शुक्रिया। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि IMF से हमें कर्जा मिल जाएगा। ये 24वां प्रोग्राम होगा।
क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि फ़िलहाल पाकिस्तान को IMF से कर्जा दिला दिया जाए अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में। मगर जो असल परेशानी की बात है, जो मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि मुझे खदशा है कि ये जो 24वां प्रोग्राम होगा, उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, हमें एक मरतबा फिर 25वें प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा, अगर वो पॉलिसियाँ जो हुकूमत ने हमें इशारा दिया है कि वो पॉलिसियाँ अपनाना चाहते हैं नई हुकूमत में, तो उससे ये लाजमन होगा कि ये 24वां प्रोग्राम जो है ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। असल चीज़ ये है, नंबर एक। दूसरा ये कि जो हम 24वें प्रोग्राम के लिए जो हम शराइत मानेंगे या हम उनके साथ मामला तय करेंगे, उसके नतीजे में आने वाले बरसों में हमें कर्जे तो मिलते रहेंगे, मगर मईशत मजीद खोखली हो जाएगी। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए, और इतनी खोखली हो जाएगी कि हमारे लिए मुश्किलात पड़ेंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज क्योंकि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, तो उसने हमें चीन के साथ भी उसके ताल्लुक वो चाहता है कंटेन करें, मगर हल्का हाथ रखा है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो ये चाहते हैं कि अगर जो हिकमत अमली है कि अगर हमने 25वां कर्जा भी लेने के करीब पहुंचे, तो उस वक्त वो तवाजुन बरकरार नहीं रख सकेंगे, या अमेरिका हमें नहीं रखने देगा। तो ये खतरा है जो असल पाकिस्तान के ऊपर रहा है, यानी मईशत, अवाम की तकालीफ और पाकिस्तान की सलामती, ये तीनों चीज़ें यकसा इस वक्त खतरात की जद में हैं। और जहाँ तक आपका सवाल का है, तो मैं एक बात सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 1988 से अब तक हमने IMF के 15 प्रोग्राम किए हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के तहत। ठीक है। तो जो पॉलिसी टोटल हुए 23, लेकिन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के तहत हुए 18। ठीक है। अब जो नया प्रोग्राम होगा उसी पॉलिसी के तहत होगा, जो उनका असर हुआ था वो इसका भी होगा। बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई मुझे गलतफहमी या खुशफहमी नहीं है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा सर कि फिर ज़ाहिर बात है, आपने इशारा किया कौमी सलामती से मुतल्लिक भी, तो इसका हल क्या है? हुकूमतें सिर्फ जो है वो कर्जा लेने के लिए हैं, इक़दाम जो है वो कौन करेगा? ज़ाहिर बात है मेन स्टेक होल्डर आवाम है, और आप देखते हैं, हम भी देखते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो भारी भरकम दावे, कभी जो है वो 300 यूनिट फ्री कर देंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन जब बारी आती है अमल दरामद करने की डॉक्टर साहब, तो फिर तो कहते हैं जी कि IMF ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है। बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। मैं आपको बता दूं जो रिकॉर्ड पर कि फ़ौजी हुकूमतें आई, तीनों बड़ी पार्टियां जो सूबों में तो भी एक तहरीक इंसाफ भी मेरे ख्याल है 2013 से रही है, उनकी पॉलिसियों में यकसानियत थी, कोई फ़र्क नहीं था, किसी ने भी अपने वायदे और मंशूर पर अमल करने की कोशिश ही नहीं की, और ना उनका इरादा है। एक गठजोड़ है, अशराफिया की मईशत है, यही वो ख़तरा है। जिसी तरह मैं इशारा आपसे किया था मैंने कि अब ये हुकूमत नहीं कर पाएगी, लेकिन एक तब्दीली जो आ गई है वो ये आ गई है कि न्यू ग्रेड गेम के तहत अमेरिका के मकासद बदले हैं, दुनिया में नई शबबंदी हो रही है, और पाकिस्तान में SIFC बन गया है। अब SIFC बनने के बाद भी अगर, चूंकि हमने देखा कि जब से SIFC बना है तो हमारे FDI जो मेन काम था वो गिर गया, रेमिटेंस भी गिर गई, ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। तो ये हुकूमत तो फिर कल को कुछ होगा तो कह देंगे जनाब ये तो SIFC जो है वो उनके कंधे पे बंदूक रख रहे हैं। तो मैं अब उनको बराह रास्त मुखातिब कर रहा हूं कि जनाब आप अपने आदाद शुमार देखिए, और आप जो हल की भी अगर बात है तो एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता अगर कोई बताता है तो वो गलत बात बयानी करता है। वो रास्ता ये है कि SIFC की जो मीटिंग है जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, जो बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने भी दी हैं, दहशतगर्दी जंग में पुलिस ने भी दी है और अवाम ने भी दी है, अब सलामती को भी खतरा है, मईशत को भी। तो वो इन तीनों पार्टियों के जो इलेक्टेड लोग हैं उनके नुमाइंदों को बुलाएं और उनसे ये कहा जी आपने पिछले बरसों में जितने वायदे कौम से किए थे उसको उल्टा किया, पूरे कहा था कि तालीम में इतना करेंगे, हर बच्चा स्कूल जाएगा, उसका भी आप उल्टा कर रहे हैं। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अभी जो हमारे सामने अगले चंद बरस हैं उसमें भी वही होगा। तो लेकिन अब ये फोर्ट हम पाकिस्तान नहीं कर सकता, तो क्या SIFC की मीटिंग में मुंतखब नुमाइंदों से अफवाज पाकिस्तान ये डिमांड कर सकती हैं कि जनाब आपने जो वायदे किए और जो आइन कहता है तालीम और सेहत और टैक्सों के सिलसिले में, उसका एक अहदनामा हम बना देते हैं, उस पर आप दस्तखत करें और उस पर कानून साजी होगी कि कोई भी हुकूमत अगर उस पर अमल नहीं करती और अगला बजट जो जून में आता है अगर वो उसके मुताबिक नहीं होता तो फिर उनकी हुकूमत करने का इख्तियार और मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है जिसका हम अदराक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा मीडिया भी 80% टाइम जो है वो सियासत में दे रहा है। मईशत, गुर्बत, बेरोजगारी, अवाम की तकालीफ, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को खतरा, दहशत गर्दी से हम इक़्तिसादी दहशत गर्दी होने से खतरात,
और जो कुछ हो रहा है आपके सामने है कि अफगानिस्तान से भी हमारे ऊपर दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, ईरान से भी हुई हैं, और भारत तो है ही हमारा दुश्मन। तो फिर हम किस तरीके से ये करना चाह रहे हैं, बहुत संजीदा मामला है, और इस पर अब ये कानून साजी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि आवाम की भी आप बात कर रहे हैं, तो अब 20 मिलियन बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे, और इन बड़ी पार्टियों ने वायदा किया था 2009 में कि बाकायदा दस्तखत हैं उन सबके कि हम 2015 तक जो है तालीम का बजट जो है 7% कर देंगे और हम उनको स्कूल भेजेंगे। आइन भी कह रहा है कि अब 5 से 16 साल के हर बच्चे को स्कूल भेजें, तो 26 मिलियन बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे, सेहत भी नहीं हो रहा, मुनासिब इलाज भी नहीं मिल रहा, ग़िज़ा भी नहीं मिल रही उनको, और वो कर्जे भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजली गैस के नर्ख भी बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या मिलने वाला है? तो अगर मईशत का, अगर IMF के कर्ज़ों का मकसद ये है कि आप अशराफे की मीशत बना के ताकतवर तबकों को मराद दें, तो आलमी बैंक से कर्जे में असासे बेचें और अपना वक्त पूरा कर लें, चाहे अवाम और मईशत तबाह हो। ये अब नहीं चलेगा, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मेरी राय है। डॉक्टर साहब, आपने बात की SIFC की, SIFC के बनने के बाद तो चीज़ें काफ़ी सारी जो है वो स्ट्रीमलाइन हुई हैं। SIFC ने जो है वो एक किस्म का वन विंडो ऑपरेशन जो है वो शुरू किया हुआ है और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। अगर हम देखें निगरान सेटअप में, तो जो है वो बिजली माफिया से कितनी अरबों रुपए की रिकवरी हुई, इसी तरह जो है वो डॉलर का जो है वो सूरत हाल कैसी रही, महंगाई की सूरत हाल कंट्रोल हो गई थी। तो क्या ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं काम कर सकती? ज़ाहिर बात है, अगर बिजली चोरी हो रही है तो हुकूमतों का काम है कि वो उस पर कंट्रोल करे। अगर जो बाकी लीकेज हैं, गैस है, बिजली या बाकी चीज़ें हैं, उसकी लीकेज को कंट्रोल करें। तो SIFC तो एक प्लेटफॉर्म है, वो बनाया गया ना कि उसको जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करे और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करे। देखिए मोहतरम, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक चीज़ कह रहा हूँ, एक होता है परसेप्शन, एक होता है फैक्ट्स। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आदाद शुमार के मुताबिक, निगरान हुकूमत का जो ये दौर था, जून में हमारी ये SIFC बनी थी। उसके बाद मईशत की शरह नमू सुस्त हुई है, उसके बाद बिजली की चोरी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अभी शहबाज शरीफ साहब ने फिगर्स दे दी हैं। स्मगलिंग बदस्तूर हो रही है, ये बात होती है कि डॉलर की स्मगलिंग रोकी जाएगी। अभी सामने रिपोर्ट आई है कि ईरान से अभी भी जो है वो कई हज़ार ट्रक आते हैं आज भी पेट्रोल के, और 1000 यूनिट्स हैं। अभी नहीं हुआ है, ये तो बातें जो भी कुछ हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, 12 जुलाई को डॉलर एक जो था वो 276 रुपए का था, आज 278 का है आज भी। ये बहुत सी बातें जो है परसेप्शन पर बुनियाद पर होती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि स्टेट बैंक के और मिनिस्ट्री के जो आदाद शुमार हैं, हमारे फौजी भाई जो हैं, वो उनके सामने रखें कि भाई आप तो हमें बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये आदाद शुमार जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, सुस्त हुई, महंगाई बढ़ी, रेमिटेंसेस गिरी हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है, और टैक्स GDP गिरा है। ये कह रहे हैं टैक्सों की आमदनी, हमने टैक्स चोरी रोक ली, नहीं रोकी है। देखिए सुना, आपको एक फिगर देता हूँ, अभी हुकूमत की फिगर है, इस 8 महीने में हमारी जो महंगाई है वो 26% बढ़ी है, हुकूमत की फिगर है। तो 26% तो महंगाई बढ़ी, 1% ग्रोथ हुई, 27 तो यही हो गए। आपने नए टैक्सेस भी लगाए, तो आपको टैक्सों में इजाफा तो वही 30% है। तो वो तो आपकी महंगाई की वजह से है, आपने कौन सा किया है? तो ये बहुत सी चीजें, फौजी जनरल्स मुखलिस जरूर हैं, लेकिन उनको मिसगाइड किया जा रहा है। अगर वो फिगर्स, उनसे ये कहें स्टेट बैंक की फिगर्स ला के दिखा दो, मैंने आपको दिखाई है और भी मैं आपको बता सकता हूँ, वो फिगर्स में बेहतरी नहीं आई है, नाकामी रही है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि जी FDI आ गया, रेमिटेंसेज आ गए। रेमिटेंस तो गिरी है। आप तो ये कह रहे थे कि जब हम स्मगलिंग रोकेंगे डॉलर की तो रेमिटेंसेज बढ़ जाएंगी। अभी इस 8 महीने में पिछले साल की मुद्दत के इसी के मुकाबले में रेमिटेंसेज भी गिरी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गिरा, महंगाई भी बढ़ी, और मैंने जैसे बताया कर्जे भी बेतहाशा बढ़ा। एक और चीज हुई है जो मैं आपको बता दूं, अगर आप सुनना चाहें तो सबके ऊपर भारी होगा। इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि जो इस दौरान में बैंकों ने अंधाधुंध जो है सरमायाकारी कर दी। वो 26,000 अरब रुपया तिजारती बैंकों ने सरमायाकारी की हुई है, जबकि उन्होंने कर्जे दिए हैं 12,000 के। हालांकि तो उनका काम नहीं है कर्जे, उनका काम तो कर्जे देना है। तो अगर आपने 14,000 अरब रुपए हुकूमत को दे दिए, ये सरमायाकारी कर दी, तो मईशत कैसे ग्रो करेगा? तो ये फिगर तो सामने है। सही है, सही है। चलें बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर शाहिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मईशत जो है वो जो है उसकी बेहतरी बड़ी ज़रूरी है, आवाम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, क्योंकि हुकूमतों ने वादे किए हुए हैं कि वो आवाम को रिलीफ देंगे। अब बारी है उस पर अमल दरामद करने की, जो वादे जो मंशूर दिया गया था। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।